नीतीश कुमार और अखिलेश यादव समेत प्रमुख नेता मौजूद हैं। आज की बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनेगा और साथ ही पीएम फेस के नाम पर मुहर लग सकती है। दरअसल हाल ही में राज्यों के चुनाव में कांग्रेस फेल रही है, तो ऐसे में यह बैठक 2024 के मद्देनजर विपक्ष के लिए और ज्यादा अहम मानी जा रही है। दिल्ली से पहले इस इंडी गठबंधन की पटना, बंगलुरु और मुंबई में भी मीटिंग हो चुकी है और माना जा रहा है कि इस बार अखिलेश यादव यूपी की अगुवाई का अपना खाका पेश कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव यूपी में अपनी पार्टी और गठबंधन में शामिल अन्य दलों के लिए सीटों का फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं। तो इंडी गठबंधन की बैठक चल रही है। सीधे रुख करते हैं दिल्ली का। हमारे सहयोगी शिवम प्रताप हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, जो कि इस बैठक पर नजर रखे हुए हैं। शिवम, अभी तक कौन कौन से नेता अपना खाका रख चुके हैं और यूपी के लिए अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी और सहयोगी दलों से जुड़ा खाका रखने जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इंडिया ब्लॉक की ये चौथी मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ये मीटिंग हो रही है। लगातार अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, ये दल हमलावर थे कि आखिर इन चुनावों के चलते इंडिया अलायंस को क्यों डिले किया जा रहा है। तो आज की बैठक में सबसे बड़ी बात थी, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होनी थी। अगर यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव को लगता है कांग्रेस का वहां बहुत कुछ नहीं है, 3 से 4 सीटें पर उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं कांग्रेस 15 से 20 सीटें चाहती है। बिहार की बात करें तो लालू नीतीश दोनों को लगता है कि धरातल पर कांग्रेस का इतना महत्व नहीं है। अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी प्रभुत्व में। ऐसे में आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय रह नहीं गया है, अब सीट शेयरिंग को लेकर आगे बढ़ना और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बेहद महत्वपूर्ण है। आज की बैठक का ये सबसे बड़ा एजेंडा था कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है। ऐसे में अगर अभी सीट शेयरिंग की बातचीत नहीं होगी तो फिर ये मामला डिले होता चला जाएगा। एक खास बात और आज की मीटिंग में रही है, आमतौर पर जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती थी तो कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो शुरुआती संबोधन करते थे, लेकिन आज उन्होंने अभी तक ऐसा कोई खाका जिसकी आप बात कर रहे हैं रखा नहीं है। आज ये तमाम पार्टियां हैं, इनके लिए एक और अच्छी बात ये हुई कि बीते दिनों जिस तरीके से सांसद बर्खास्त किए गए हैं, लगभग 141 के आसपास सांसद सचिवालय सांसद से बर्खास्त किए गए, उसने इन दलों के बीच में एकता तो क्रिएट की है। और आज की बैठक में एक समन्वय भी तय किया जाना है जो इस इंडिया ब्लॉक को आगे बढ़ाएगा। कांग्रेस पार्टी के जो सोर्सेस हैं मेरे, वो ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी 320 से 330 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है और 210 से 220 सीटें अपने जो अन्य दल हैं गठबंधन के, उनके लिए छोड़ना चाहती है। अगर आज इस पर सहमति बनती है तब तो ये गठबंधन आगे बढ़ेगा, और अगर सहमति नहीं बनती है तब तो फिर इस गठबंधन के लिए तमाम समस्याएं आने वाली है। यूपी की बात कर लेते हैं, अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव दोनों नेता शामिल हुए और बीच में जिस तरीके की तलखी एमपी चुनाव के दौरान आई, उसके बाद से लगातार अखिलेश यादव हमलावर रहे हैं। उन्होंने बीते दिनों यह बयान भी दिया था कि आज सीबीआई ईडी की बातचीत हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी कोई कमी अपने कार्यकाल में नहीं छोड़ी थी जब उन्होंने अन्य दलों को इससे डराया नहीं। तो आज की इस बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ज्वाइंट कैंपेनिंग और सीट शेयरिंग को लेकर इन तमाम दलों के बीच में बातचीत होनी है। बैठक लंबी चलेगी, उसके बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई जिसमें ये दल बताएंगे कि आज की बैठक में आखिर हमारा एजेंडा जो था वो डिस्कशन कितना आगे बढ़ा। बहरहाल 27 पार्टियों के जो प्रमुख हैं, सीएम है, अध्यक्ष है, वो जुड़े हैं। ऐसे में आज बातचीत निकलने का जो निष्कर्ष है वो जरूर है। एक खास बात और है कि हर बार बीजेपी हमलावर होती है, तमाम दल कहते हैं कि ये बारात तो इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन इसका दूल्हा कौन है, आखिर प्रधानमंत्री का फेस कौन होगा। कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। एक बार अगर इंडिया ब्लॉक जीत कर आता है, इंडिया ब्लॉक आगे बढ़कर आता है, उसके बाद ये तय किया जाएगा कौन प्रधानमंत्री हो। क्योंकि कांग्रेस इस बात को समझती थी कि जब जब उनके समर्थक, उनके तमाम नेता प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो तमाम ऐसे दल हैं, उनको लगता है कि हमारी भी कांग्रेस से भले ही थोड़ी बहुत कम सीटें हों, लेकिन हम भी इसमें आगे जाते हैं। नीतीश कुमार के जरूर काफी समर्थकों ने आज दिल्ली पहुंचकर भी, बिहार में भी इस तरीके के दावे किए कि समन्वयक के तौर पर सबसे बड़ा चेहरा वही है, लेकिन देखने वाली बिल्कुल। तो तमाम तरह का मंथन वहां पर किया जा रहा है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका शिवम। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। इंडी गठबंधन की बैठक पर कटाक्ष करते हुए सियासी हमला किया और लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 की 80 सीटें जीतने का दावा किया। देखिए, इंडिया गठबंधन माने भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों का ठगबंधन है। जिनके कुंडली में जेल योग लिखा है, अधिकतम जमानत पर हैं, वो राजयोग की तलाश में हैं। और मैं यह मानता हूं कि ये घमंडिया गठबंधन का न कोई वर्तमान है न कोई भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी
देश के वर्तमान भी हैं और देश के भविष्य भी हैं। गरीब के वर्तमान है, गरीब के भविष्य हैं, विकसित भारत की गारंटी है और जनता का प्रचंड समर्थन प्राप्त हो रहा है। मैं यूपी के नाते बता सकता हूं कि यूपी में घमंडिया गठबंधन का 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा। सभी 80 सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगा। कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय का दावा है कि 2024 लोकसभा और 2027 में यूपी विधानसभा दोनों चुनाव कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे से यूपी में चुनाव लड़ने की मांग की है और गठबंधन की सीट शेयरिंग पर हाईकमान फैसला करेगा। हम सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लड़ेंगे और 24 में कांग्रेस अपना मजबूत परचम लहराएगी उत्तर प्रदेश में, और 24 भी हम लड़ेंगे, जीतेंगे और 27 भी हमारा है। ये सारी चीजें कल आई और हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह किया कि खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश चुनाव लड़े। ये हम लोगों ने रिक्वेस्ट की। सीट शेयरिंग को लेकर भी आपके आलाकमान से ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि आप उस पर सीट शेयरिंग कौन कितनी सीट पे लड़ेगा। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम। लोकसभा में न्याय संहिता बिल अमित शाह ने पेश किया। भारतीय साक्ष्य बिल और भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल भी पेश किया गया। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, लोकसभा में न्याय संहिता बिल पेश किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने यह बिल पेश किया है। इसके साथ ही भारतीय साक्ष्य बिल और भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल भी पेश किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह महत्वपूर्ण बिल रखे हैं लोकसभा में। न्याय संहिता बिल, भारतीय साक्ष्य बिल और भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल भी पेश किया गया। और शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष के हंगामे पर रिकॉर्ड तोड़ निलंबन हुआ है, जिसके बाद संसद के बाहर से जो तस्वीर सामने आई वो किसी को भी परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा चेयरमैन की मिमिक्री कर रहे थे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे, जिस पर जगदीप धनखड़ ने आपत्ति जताई। तो वहीं पीएम मोदी ने भी विपक्ष की हरकत पर निशाना साधा। ये रिपोर्ट देखिए। मुद्दा संसद में चूक का था और गुस्सा सड़क से सदन के अंदर तक। विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे थे और स्पीकर एक एक कर विपक्षी सांसद को निलंबित करते रहे। और एक वक्त ऐसा आया जब लोकसभा से 95 जबकि राज्यसभा से 46 सांसदों को संसद से बाहर का रास्ता दिखाया गया। और फिर जो तस्वीर सदन के बाहर से आई वो किसी को भी हैरान परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि निलंबित सांसद देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाने लगे और उनकी मिमिक्री करने लगे। हैरानी की बात तो ये है कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा चेयरमैन की मिमिक्री कर रहे थे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे, जिस पर उपराष्ट्रपति ने आपत्ति जताई। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आई। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष लगातार हमलावर है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी संसद में हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों के लिए बड़ी बात कह दी और कहा कि निलंबन से जो सीटें खाली हुई हैं वो 2024 के बाद बीजेपी सांसदों से भर जाएंगी। पार्लियामेंट इंसिडेंट के बारे में उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति डेमोक्रेसी में, प्रजाप्रभुत्व में उनका विश्वास है, इसको घोर खंडन करना था। हम सब मिलकर उसको खंडन करना था, लेकिन कुछ पार्टियां जो अभी हुए चुनाव का नतीजे से निराश होके, हताश होके, तो इसके बारे में एक तरह इसके समर्थन का भाषा जो उपयोग कर रहे हैं, ये तो इट इज मोर डेंजरस। जो एक्ट हुआ है उससे ही कंसर्न
उतना ही कंसर्न इस भाषा का है, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है। तो वहीं सांसदों के निलंबन को भी विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव भी स्पीकर के एक्शन से टेंशन में हैं और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि बीजेपी लोकतंत्र का मंदिर बोलती है। हम सब जितने भी सांसद इस सदन में रहे हैं, समय समय पे अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहा है। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे। ये शुरुआत है अपनी मन मानी चीजें करने की। लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया, इट इज अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब साफ है, सदन में हंगामा तो झांकी है, अभी चुनाव में कुछ महीने बाकी है। तब तक कितने रंग दिखेंगे, कितने विवाद होंगे, कितने वीडियो बनेंगे, कितने रिकॉर्ड बनेंगे, इसकी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सभापति जी और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ज्ञानवापी विवाद में सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में जमा हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी पेच फंसाने की कोशिशें हुई, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एएसआई का जो सर्वे हुआ है वही मान्य होगा। साथ ही वकील ने यह भी दावा किया कि हाई कोर्ट ने वजूखाने के सर्वे पर कोई ऑर्डर नहीं दिया था, ऐसे में वजूखाने का भी सर्वे हो सकता है। यानी अब सर्वे से समाधान का वक्त आ गया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण आवश्यक है। ज्ञानवापी की दीवारें चिल्लाकर अपने अस्तित्व की गवाही दे रही है। त्रिशूल के निशान बता रहे हैं ये मस्जिद नहीं मंदिर है, और इसी दावे को सच करने के लिए एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है, जिससे अब मंदिर मस्जिद के विवाद पर पूर्ण विराम लगने वाला है। ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। सीएम योगी भी कह चुके हैं ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, लेकिन इस विवाद को जन्म देने के लिए मुस्लिम पक्ष ने एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। दरअसल एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए। साथ ही कहा है कि अन्य सर्वे के लिए हिंदू पक्ष याचिका दे सकता है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एएसआई का जो सर्वे हुआ है वही मान्य होगा। साथ ही वकील विजय शंकर ने दावा किया कि हाई कोर्ट ने वजू खाने के सर्वे पर कोई ऑर्डर नहीं दिया है, ऐसे में अब वजू खाने का भी सर्वे हो सकता है। पांचों रिट याचिकाएं जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया और यह होल्ड कर दिया कि ये जो सूट 1991 का दाखिल किया गया है, वाद संख्या 610 सन 1991, दैट इज नॉट बार्ड बाई सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। वजू खाना का डिस्प्यूट और जो ऑर्डर है वो इस केस के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं दिया है, इसलिए वजू खाने का भी होगा। ज्ञानवापी में सर्वे टीम अपना काम कर चुकी है और जो साक्ष्य मिले हैं उसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश कर दिया गया है, क्योंकि 350 साल पहले के विवाद को खत्म करने के लिए
इससे बेहतर मौका नहीं मिलने वाला। देखिए, जो भी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है मैं उसका स्वागत करता हूं। एक राम भक्त के नाते, एक शिव भक्त के नाते, एक कृष्ण भक्त के नाते मुझे व्यक्तिगत तौर से जब न्याय मिलने की शुरुआत हुई है, जब मामला न्यायालय के समक्ष है, तो सर्वे के माध्यम से सच्चाई सामने आवे और इस दिशा में माननीय न्यायालय का आदेश है, हम स्वागत करते हैं। यानी अब वो तस्वीर साफ हो जाएगी कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई या फिर मस्जिद समतल जमीन पर बनी, जिसके दावे किए जा रहे हैं। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फाइनल फैसले पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मेरठ से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी करेंगे चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण होगा। जन्म शताब्दी समारोह पर जाट सभा का कार्यक्रम भी होगा। मुरादाबाद के बिलारी तहसील में प्रतिमा 51 फीट होगी, जिसका अनावरण किया जाएगा। मुरादाबाद के बिलारी तहसील में यह कार्यक्रम होगा। 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी। 23 दिसंबर को सीएम योगी अनावरण करेंगे। मुरादाबाद के बिलारी तहसील में यह अनावरण किया जाएगा। 51 फीट की प्रतिमा है चौधरी चरण सिंह की, जिसका अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मुरादाबाद की बिलारी तहसील में यह कार्यक्रम होगा। और दिल्ली एनसीआर में बायर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। योगी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि जिनके भी मकान नोएडा और गाजियाबाद में फंसे हैं, उन्हें जल्द घर मिल जाएगा, जिसमें 2,40,000 बायर्स शामिल हैं, जिसे घर मिलने वाला है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही कोविड के जीरो पीरियड का लाभ भी मिलेगा। बायर्स को जीरो पीरियड का ब्याज नहीं देना होगा। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक जीरो पीरियड है। बायर्स को, जो भी खरीदार हैं, उन लोगों को तत्काल उनका पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री उनकी हो जाए। कि अभी तक जो एनसीआर में इंडियन बैंक एसोसिएशन के एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में लगभग 4.12 लाख ऐसे घर हैं जो डेवलपर्स की खराब वित्तीय स्थिति की वजह से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। इनमें से 2.40 लाख घर एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में स्थित हैं। समिति की उक्त संस्तुति लागू होने पर घर खरीदारों के हितों की रक्षा होगी तथा रुकी हुई परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर बिल्डरों द्वारा फ्लैट घर के बायर्स को पूर्ण निर्मित फ्लैट नियत समय में उपलब्ध होंगे। क्षेत्र के आर्थिक विकास की गति मिलेगी। ये जिन लोगों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में या एनसीआर रीजन में जिन लोगों के आज बने मकान पड़े थे या मकान में कब्जा हो गया था लेकिन कभी उन लोगों को पोजीशन नहीं मिला था, उन लोगों के लिए खास तौर से ये एक समिति गठित की गई थी भारत सरकार के द्वारा। उसको उसकी रिपोर्ट के ऊपर आज सहमति हमारे मंत्रिपरिषद ने दी है। इसमें खास तौर से समिति की ये संस्तुति थी कि क्रेता आज की तिथि में निवास कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन सब लीज डीड तत्काल कराया जाना चाहिए। दूसरा ये था कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में दृष्टिगत 1/4/20 से लेकर 31/3/20 तक जीरो पीरियड का लाभ दिया जाना चाहिए। जीरो पीरियड का मतलब यह है कि उतने पीरियड का उनके ऊपर ब्याज लोड नहीं होना चाहिए। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।